हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। कल 28 मई 2021 को जीएसटी की 43rd काउंसिल मीटिंग जो हुई, उसके रिगार्डिंग प्रेस रिलीज जो है पीआईबी में 9:39 अराउंड 9:30 के अराउंड पीआईबी में आया कि कौन कौन से डिसीजन, कौन कौन सी उसमें रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल ने जो है रिकमेंड करी हैं। तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो सिचुएशन है उसमें टर्नओवर के हिसाब से, जैसे हम उसमें एमनेस्टी स्कीम में देखेंगे तो पुरानी लेट फी के जो रिडक्शंस हैं उसको किस तरीके से टैकल करना है। अपकमिंग जो चेंजेस हैं, जो आगे की लेट फी के लिए सेक्शन 47 में जो चेंजेस करे हैं गए हैं, उसमें उसको किस तरीके से टैकल करना है, क्योंकि अब हमें ना कैटेगरी ऑफ पर्सन के साथ-साथ हमें टर्नओवर के बेसिस पे भी हमारी कैटेगरी, हम नॉर्मल टैक्स पेयर हैं या कैजुअल टैक्स पेयर हैं, तो हमें एज़ अ कंपोज़िशन टैक्स पेयर हैं, तो हमें कैटेगरी के हिसाब से साथ में टर्नओवर के हिसाब से जो है लेट फी का इम्पैक्ट आएगा। इंटरेस्ट को जो है बाइफरगेट हो जाएगा कि 9% कब लगना है, निल कब लगना है, 18 कब लगना है। तो ये केस टू केस वेरी हो जाएगा। तो इसको एज अ कंसल्टेंट हम देखें तो हमारे पास अलग-अलग सिचुएशंस में अलग-अलग जो है कंक्लूजन्स निकलेंगे। तो एज़ अ कंसल्टेंट हमें एक-एक चीज़ को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में पहले तो हम डिस्कशन के बाद लास्ट में हम इसको समराइज़ करेंगे। समराइज़ करेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस तरीके से जो हमने अभी तक की डिस्कशन करी है उसको किस तरीके से जो है हम रिकॉल कर सकें, ताकि हमारे पास कोई भी केस आए, कोई भी हमें एज़ अ कंसल्टेंट हमें पूछे तो हम उसको जो है हम इवैल्यूएट कर सकें कि वो कौन-सी कैटेगरी में फ़ॉल करता है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करें। या फिर हम एज़ अ बिज़नेस एंटिटी सोच रहे हैं, तो हमें एज़ अ बिज़नेस एंटिटी भी ध्यान रखना होगा कि कौन-सी कैटेगरी में हमारा केस फॉल कर रहा है और हमारे कंप्लायंसेस में क्या-क्या चेंजेस आए हैं, जो कि हमें उसके हिसाब से एक्ट करना है। तो अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, वो पर्टिकुलर एक्ट के की नॉलेज के होने के साथ-साथ केसेस कि कौन-सा केस, क्योंकि ना इसमें बहुत सारे हम कहें एक हायरार्की बन जाती है कि अलग-अलग चीज़ों में जो है केस फॉल करेगा और उसका रिजल्ट जो है अकॉर्डिंगली अलग-अलग आएगा। तो हमें अपना केस, अगर पर्टिकुलर केस है तो वो केस ध्यान में रखना है। साथ में अगर एज़ अ कंसल्टेंट हमें कोई चीज़ पूछ सकता है, तो हमें उसके लिए रेडी होने के लिए हमारे को एज़ अ टेबुलर फॉर्म में, अगर हम कहें एज़ अ चार्ट फॉर्म में याद रखना होगा कि हम अप्रैल मंथ की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी है, उसमें इंटरेस्ट किस हिसाब से है, उसमें लेट फी किस हिसाब से, मई मंथ में है जो अप्रैल, मई, मार्च, जून से मंथ में है, या हम प्रीवियस मंथ्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से एक्ट करना है। तो आइए पहले हम जो कल पीआईबी आई है उसके जो मेन हाइलाइटेड है, जो मेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपने इसके रिगार्डिंग देख ली होंगी चीजें, लेकिन मेन जो चीजें हैं उसको रिकॉल करके हम इसको समराइज आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो इसको वन बाय वन जो है पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो वन बाय वन आराम से, थोड़ी सी वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए क्योंकि अभी हमने इसको ध्यान से देख लिया, ध्यान से समझ लिया और पेन पेपर लेके नोट डाउन कर लिया साथ साथ, तो आगे के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें चीज एक फ्रेम में आ जाती है ना, तो उसके बाद बहुत ईज़ी हो जाती है। तो आज हमें आराम से जो है एक-एक पॉइंट को जो है रिकॉल करते हैं और उसके बाद उसको समराइज़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पीआईबी, जो कि कल 28 तारीख को जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू जो है हमें लास्ट में 9:30 के अराउंड जो है अवेलेबल कराई गई। जो कि बात करती थी बेसिकली रिकमेंडेशन ऑफ द 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। इसका बहुत बेसब्री से इंतजार था, काफी सारी इसके लिए बातें भी चल रही थी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन भी करी कि एमनेस्टी स्कीम जो है किस तरीके से जो है लाई जाए, और उसको अब वो किस तरीके से आई है उसको भी चेंज करेंगे, लेकिन एमनेस्टी स्कीम विद आईटीसी किस तरीके से है, अगर वो डिटेल आप देखना चाहते हैं तो आप लास्ट वीडियो में उसको कवर कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल दिया गया है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो वीडियो में उसकी उसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं यहाँ पे कोविड-19 में सबसे पहली बात जो इन्होंने करी जीएसटी काउंसिल में, यहाँ पे मेडिकल गुड्स के लिए कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल गुड्स इंक्लूडिंग एम्फो एम्फोटेरिसिन बी, जो कि बेसिकली अब जो नई-नई जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नई-नई जो डिसीजेज़ आ रही हैं, उसके रिगार्डिंग में भी प्रिपरेशन साथ-साथ हो रही हैं। तो उसकी जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है उसको फुल्ली एग्जेम्प्ट किया गया फ्रॉम आईजीएसटी अप टू यहाँ पे जो है
अप टू 31 अगस्त 2021। इसमें जो डेट है अभी 31 अगस्त 2021 तक जो आईजीएसटी को एग्जाम्प्ट किया गया। तो इसको अभी हम फर्दर डिटेल में भी देखेंगे, आगे डिटेल में भी इसको बताया गया है। साथ ही इसमें कस्टम ड्यूटी भी एग्जाम्प्ट करी गई है, सेम जो है सेम केसेस में इसमें एग्जाम्प्ट करी है। अब हम नेक्स्ट बात एमनेस्टी स्कीम, जो एमनेस्टी स्कीम की हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी, टू प्रोवाइड रिलीफ ऑफ द टैक्स पेयर फ्रॉम द लेट फी फॉर द पेंडिंग रिटर्न लेट फी आल्सो रैशनलाइज फॉर फ्यूचर टैक्स पीरियड। इसमें जो लेट फी पुराने टैक्स पीरियड के साथ साथ जो सेक्शन 47 में भी बदलाव किया गया, सेक्शन 47 जो लेट फी का रिगार्डिंग है, उसमें आगे के लिए जो एज ऑन डेट आज के बाद जो लेट फी हो उसमें भी बदलाव करे गए हैं, और प्रीवियस के लिए जो है एमनेस्टी स्कीम में भी चेंजेस करे गए हैं। तो पिछले ग्राउंड भी समझने हैं, साथ साथ आगे के लिए क्या चेंजेस हैं वो भी समझने हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और 9C, 9 और 9C और 9A, इसमें इनमें किस तरीके से जो चेंजेस हैं उनमें भी हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो ये 28 मई 2021 को रात को 9:29 PM में पीआईबी दिल्ली में जो है पोस्टेड करी गई। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। ये 43 जीएसटी काउंसिल मीटिंग अंडरटेकन बाय द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये मीटिंग करी गई, जो कि इसमें रिकमेंडेशन में आते हैं चेंजेस इन जीएसटी रेट, जहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन, मेडिकल सिलेंडर्स, अदर ऑक्सीजन स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, सर्टेन डायग्नोस्टिक मार्कर्स, टेस्ट किट्स, कोविड-19 वैक्सीनेशंस, तो इन सब में बेसिकली इनको जो है फुल्ली एग्जेम्प्ट किया गया आईजीएसटी से। इफ इम्पोर्टेड ऑन पेमेंट बेसिस, अगर पेमेंट बेसिस पे भी है तो भी, यहाँ पे जो ऊपर हमने देखा था वहां पे लिखा था ना फ्री के केसेस में, यहाँ पे अगर इफ इम्पोर्टेड ऑन पेमेंट बेसिस है तो वहां पे भी चाहे वो डोनेशन के थ्रू है वहां पे भी फुल्ली एग्जाम्पशन दी गई है, लेकिन वो एग्जाम्पशन कब तक है, वैलिड टिल 31 अगस्त 2021 तक जो है वो वैलिड रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया इम्पोर्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंडेड टिल 31/8/2021। गुड्स आर ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी से ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड था। ब्लैक फंगस केसेस, द अबव एग्जम्पशन फ्रॉम आईजीएसटी हैज बीन एक्सटेंडेड टू, ये जो मेडिसिन है बेसिकली ब्लैक फंगस के रिगार्डिंग, इसमें भी जो है इसको एग्जम्पशंस को जो है लाया गया है। 8 जून 2021 इसमें ये एक डेट नोटिफाई करी गई है, डेट दी गई है, जहां पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को जो है रिपोर्ट देनी है 8 जून 2021 तक ऑन द इंडिविजुअल आइटम्स, जो भी आइटम्स हैं उसमें किस तरीके से जो है किस तरीके से एग्जम्पशंस वगैरह देनी है, उसकी डेट फिक्स करी गई है 8 जून 2021। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जो है इस पे रिपोर्ट देनी है। फर्दर अगर हम बात करें तो जीएसटी रेट जो कि डाइथोक्लेरिन कार्बामेक्सिन टैबलेट जो है, जो जिसके रेट 12% था उसको रिड्यूस कर दिया गया 5% से। उस और फर्दर जो रिपेयर ऑफ वैल्यू गुड्स री इम्पोर्टेड आफ्टर रिपेयर, जो फर्दर री इम्पोर्ट हो रही है रिपेयर के बाद, उसको भी जो है उसको 12% टैक्स में लाया गया। तो इस तरीके से जो है ये चेंजेस करे गए हैं। सर्विसेज की में अगर बात करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज सप्लाइड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी, तो ऐसे केसेस में सर्विंग ऑफ फूड जो चाहे मिड डे मील हो, उसमें मिड डे मील भी इंक्लूड है, उनको टोटली जो है सर्विस जो है जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। और फर्दर सेकंड नंबर में अगर बात करें सर्विसेज बाय वे ऑफ एग्जामिनेशन, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, इंक्लूडिंग है यहाँ पे, तो चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो तो जो भी फीस उसमें चार्ज होगी, चाहे वो एनबीई से हो, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से हो, चाहे वो सेंट्रल स्टेट एजुकेशन बोर्ड के थ्रू हो, तो उसमें भी जो है जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो इसके बाद फर्दर लैंड ऑनर प्रमोटर जो है वो जीएसटी का क्रेडिट ले पाएगा, लैंड ओनर प्रमोटर जो है जीएसटी का क्रेडिट ले पाएगा जो भी वो जीएसटी पेड करेगा, ठीक है। तो डेवलपर प्रमोटर अलाउड टू पे जीएसटी, तो उसको कब करना होगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो कि जीएसटी की एम्बिट में आता है। तो वहां पे जो है जीएसटी का क्रेडिट जो लैंड ऑनर होगा वो क्रेडिट के लिए एलिजिबल होगा। ये चेंजेस फर्दर करे गए। उसके बाद जो है एमआरओ यूनिट्स जो एविएशन सेक्टर से जो है शिपिंग वेसल को जो सप्लाई होंगी, तो उसमें भी जो है extended the same dispensation as provided to MRO units of aviation center to MRO unit of shipping,
तो यहाँ पे भी इसको भी चेंजेस करेंगे। इसमें क्या चेंजेस करे गए, तो इसमें एक तो जीएसटी ऑन एमआरओ सर्विसेज जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया 18 से 5% में। 18 से 5% में इसकी रिडक्शन कर दी। साथ ही प्लेस ऑफ सप्लाई बी टू बी सप्लाई के केसेस पे जो है लोकेशन ऑफ सप्लायर को कर दिया गया है। लोग प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, ताकि जब आईटीसी का क्रेडिट जो है अब अलाउ हो जाएगा, आईटीसी का क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। जैसे कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो गया, तो आईटीसी का क्रेडिट भी मिल जाएगा। इसलिए बी टू बी केसेस पे जो है इसको चेंज किया गया है। इसके बाद फर्दर सप्लाई बाय वे ऑफ मिलिंग ऑफ व्हीट पैडी इनटू फ्लोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच फ्लोर्स और राइस अंडर पीडीएस। तो इसमें जो है इसको पूरा एग्जाम्प्ट किया गया है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि कंपोजिट सप्लाई जो है वो 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी जो कंपोजिट सप्लाई बन रही है वो 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 25% से ज्यादा है तो उसमें जीएसटी लगेगा, 5% का जीएसटी उसके इसमें लेवी होगा। ये चीज अगर कंपोजिशन है, कंपोजिट सप्लाई में आ रहा है और 25% से कम है कंपोजिट सप्लाई, ठीक है, तो ऐसे केसेस में जीएसटी नहीं लगेगा। कंपोजिट सप्लाई 25% से ज्यादा होते ही उसमें 5% जीएसटी लेवी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करते हैं जीएसटी इज पेबल ऑन एन्युटी पेमेंट रिसीव्ड एज डेफर्ड पेमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। तो ऐसे केसेस में भी जो है जीएसटी की लाइबिलिटी रहेगी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के केस में। To clarify those services to government entity by way of construction of rope way की कंस्ट्रक्शन में भी जीएसटी का रेट क्या रहेगा, 18%। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोप वे के थ्रू जो ट्रेवल होगा ऐसे केसेस में जो है उसका भी जो 18% का उसमें रहेगा जीएसटी रेट, जो कि सप्लाई टू गवर्नमेंट एंटिटी को सप्लाई हो रही है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोप वे। सर्विसेज सप्लाई बाय गवर्नमेंट टू इट्स अंडरटेकिंग पीएसयू। गवर्नमेंट जो है अपनी अंडरटेकिंग को कर रही है, जो गारंटिंग लोन जो सर्विसेज दे रही है, कौन सी सर्विसेज है, गारंटिंग लोन। तो ऐसे केसेस में उसको जो है टोटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी से। अगर सर्विसेज होगी गारंटी लोन जो कि गवर्नमेंट अपनी पीएसयू को दे रही है, तो वो वाली सर्विसेज जो है एग्जेम्प्ट रहेगी जीएसटी से। अब आते हैं मेन वो जो आपने जो अब हमें ध्यान में रखने वाली, ये तो पर्टिकुलर केसेस थे जहाँ पे पर्टिकुलर केसेस को एग्जाम्प्ट किया गया, रेट चेंज करे गए, तो इस तरीके से के केसेस थे। अब जो है वो जो आपने पहले भी ये सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन इसको वन बाय वन रिकॉल करेंगे, समराइज करेंगे, ताकि हमें लंबे टाइम तक ये चीजें याद रहें। इसलिए ये चीजें डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर 5 के 10 मिनट भी लग जाते हैं लेकिन वो यूटिलाइज होते हैं प्रॉपर वे में, तो वो नुकसानदायक नहीं है, वो हमारे यूजफुल है, ताकि हमें लॉन्ग टर्म तक वो याद रहेंगे। तो हमारे को कोई भी पूछेगा, हम अवेयर रहेंगे, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही है। तो अमेनिस्टी स्कीम जो कि हम सबसे पहले लास्ट वीडियो में भी हमने इसकी बात करी, विद आईटीसी या विदाउट आईटीसी। तो विद आईटीसी वाला जो सिस्टम था जो हमने लास्ट वीडियो में, अगर आप जानना चाहते हैं विद आईटीसी अमेनिस्टी स्कीम क्या है, तो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो नोटिफाई करी गई है वो किस तरीके से डिफर है, उसके लिए आप कंपैरिजन करने के लिए लास्ट वीडियो देखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आया है हम उसको देखते हैं, लेकिन वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से वो वाली स्कीम हमें बेनिफिट दे सकती है और किस तरीके से ये वाली स्कीम में हमें बेनिफिट मिल सकता है। उसमें हमें ऑब्वियसली ज्यादा बेनिफिट होगा, इसमें जो है हमें बेनिफिट कम रहेगा। लेकिन ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, जानना जितनी नॉलेज हो उतना अच्छा है। तो आइए इसमें देखते हैं एमिनिस्टी स्कीम टू बी प्रोवाइड रिलीफ टू द टैक्स पेयर रिगार्डिंग लेट फी। लेट फी में किस तरीके से, यहाँ पे पुरानी एमिनिस्टी स्कीम है तो ऑब्वियसली ओल्ड पीरियड की बात होगी, स्टार्टिंग से लेकर जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 के पीरियड को कवर किया गया है, और रिड्यूस्ड और वेव्ड दोनों की बात करेंगे, कहाँ पे रिडक्शन हुई है लेट फी की और कहाँ पे वेव ऑफ की बात करी गई है। तो अगर सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिंग। यहाँ पे जो चेंजेस करे गए हैं बेसिकली कैपिंग, जो मैक्सिमम स्लैब होता था, जो कि 47 में, सेक्शन 47 में मैक्सिमम स्लैब होता था 10,000 रुपए, 5,000 रुपए सीजीएसटी, 5,000 रुपए एसजीएसटी। वो मैक्सिमम जो स्लैब था उसको चेंज करा गया। जो पर डे जो लगता था वो वैसे का वैसे ही रखा, जो कि चाहे वो हमारा 50 रुपीज पर डे हो, 25 प्लस 25 अगर टैक्स लाइबिलिटी है तो, या फिर 20 रुपीज पर डे हो, 10 प्लस 10, 10 सीजीएसटी 10 एसजीएसटी अगर टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। अब इस उसके अलावा जो दूसरी लिमिट होती थी वो मैक्सिमम की होती थी, जो कि 5,000 सीजीएसटी, 5,000 एसजीएसटी, जो कि स्टार्टिंग से सेम ही था, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया था। इस बार जो चेंज किया गया है वो उसमें किया गया, सेकंड वाले में चेंज किया गया है। पहले वाला जो होता था 50 रुपए पर डे या फिर 20 रुपए पर डे, वो सेम का सेम रहा है, वैसे का वैसे ही रहा है। जो मैक्सिमम कैपिंग है उसमें चेंज करा गया है। पहले पहले क्या था, फर्स्ट वाले में चेंज करा गया था
ठीक है, उसको 100 से रिड्यूस कर दिया गया था 50 पे या 100 से 50 पे और या फिर 20 पे। अब जो है सेकंड वाले पे चेंज कर दिया 10,000 से उसको अलग-अलग कैटेगरी में बाँट दिया। जो मैक्सिमम कैपिंग थी 10,000 की उसको अलग-अलग कैटेगरी में बाँट दिया। तो आइए समझते हैं, पहले हमें माइंड में ये ध्यान रखना है कि पहले हुआ था, पहले जो चेंजेस आए थे वो पर डे वाली कैपिंग में आए थे। अब जो चेंजेस आए हैं वो जो है मैक्सिमम वाली कैपिंग में आए हैं। ठीक है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम कैपिंग जो है उसमें क्या करा कि उसमें ₹500 उसको ₹500 कर दिया, ₹250 सीजीएसटी, ₹250 एसजीएसटी पर रिटर्न। जो भी बात करेंगे पर रिटर्न ही होगी। जो पहले था वो भी पर रिटर्न के अकॉर्डिंग था, हर महीने लेवी होता था और कलेक्ट होता था। ठीक है, तो ऐसे के 3B में कलेक्ट होता था, 1 में कलेक्ट नहीं होता था, लेकिन उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर चुके हैं, उसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो 1 में भी लेवी कलेक्ट होता है, हमें पता है। ठीक है, तो फिर मैक्सिमम कैपिंग ₹500 सीजीएस ₹250 सीजीएसटी, ₹250 एसजीएसटी, ठीक है, पर रिटर्न। जहाँ पे कौन से केसेस में ₹500? जहाँ पे कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। जहाँ पे कोई भी मतलब हम कहेंगे जहाँ पे निल की रिटर्न जानी है, निल की रिटर्न में जो है हमें ₹500 जो है लेट फी लगेगी। नील के केसेस में ₹500। और अगर अगर हमारा केस होता है, अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी है, तो उस केसेस में क्या रहेगा? वहाँ पे लेट फी की ₹1000 कैपिंग रहेगी, ठीक है? लेकिन ये जो बात कर रहे हैं हम सारी की सारी जो अब हम बात कर रहे हैं अभी तक, वो हम 3B के बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ पे जीएसटी बाकी कोई रिटर्न अभी वो नहीं है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, वो जीएसटीआर 3B की कर रहे हैं, सिर्फ 3B यहाँ पे कवर है, ठीक है ना? 3B में जो पुरानी 3B हम भरेंगे, पुरानी 3B 1 में वही रहेगी। 1 में इसको 1 से मिक्सअप मत करना, 1 पेंडिंग है तो उसको भी भर दो चाहे, लेकिन उसमें लेट फी क्योंकि वो कलेक्ट नहीं हो रही, लेकिन वो उसी जिस दिन नोटिस आएगा वो उसी तरीके से आएगा, उसी वाली लेट फी के हिसाब से आएगा। यहाँ पे जो है 3B अपनी अप टू डेट कर सकते हो आप। 3B की जो है जुलाई 17 से लेकर स्टार्टिंग से लेकर टिल अप्रैल 2021 तक का बेनिफिट ले सकते हो। ₹500 जो है पर मंथ इसके लगेंगे, ठीक है? अगर नील की है, और अगर ₹1000 जो है वो जो अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो 1000, काफी फिर भी काफी बच गया। 10,000 से कहाँ ₹1000 पे आ गए, तो काफी सेव हो गया। तो यहाँ पे हमें लेकिन इसको अवेल करने के लिए जो है 1 जून 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक, ऐसा नहीं है नोटिफिकेशन आपने पढ़ी और तुरंत फाइल करने लग गए, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा आपको। 1 तारीख से जो है ये जो है इफेक्ट में आएगा। द रिड्यूस रेट ऑफ लेट फी would apply if 3B return for the tax period are furnished between इस पीरियड के अंदर फाइल करनी पड़ेगी, तो हमें ये बेनिफिट मिल जाएगा ₹500 और ₹1000। ठीक है, अभी तक का हमने सिर्फ 3B की लेट फी का देखा, वो भी प्रीवियस पीरियड का, वहां पे हमें 500 और ₹1000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अब लेट फी का सेक्शन जो है सेक्शन 47, उसमें आगे के लिए अभी तक जो हमने बात करी थी, ये मान लो आज का दिन है, अभी तक जो हमने बात करी थी वो इस पीरियड की करी थी, ओल्ड पीरियड की करी थी, राइट? ओल्ड पीरियड की करी थी। अब हम जो बात कर रहे हैं वो न्यू पीरियड की कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं न्यू पीरियड की, अभी तक हमने बात करी थी ओल्ड पीरियड की, अब हम इसमें आ गए न्यू पीरियड में। तो न्यू पीरियड की बात कर रहे हैं, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लेट फी द अपर कैप, यहाँ पे जो हमने अभी स्टार्टिंग में बात करी कि अपर कैप में चेंज करा गया है, ऑफ द लेट फी हैज बीन रैशनलाइज्ड टू अलाइन लेट फी विद द टैक्स लायबिलिटी टर्नओवर। तो अब टर्नओवर बेसिस पे भी जो है हमारी टैक्स लायबिलिटी आगे से होगी। हमें अब अभी तक जो है हम नॉर्मल वो कैपिंग क्योंकि एक ही थी, हर केस में कैपिंग सेम थी, तो अब जो है टर्नओवर के हिसाब से जो है मैक्सिमम कैपिंग लगेगी। छोटा एसएससी है तो कम लेट फी लगेगी, बड़ा एसएससी है तो ज्यादा। छोटा और बड़ा किस तरीके से होगा? टर्नओवर के हिसाब से। वो टर्नओवर क्या है वो आइए हम देखते हैं। लेट फी फॉर द 3B एंड 1, अब जो हम बात कर रहे हैं वो दोनों की कर रहे हैं, 3B की भी 1 की भी। अभी तक जो हमने पुरानी वाली बात करी, ओल्ड पीरियड की बात करी, वहां पे सिर्फ जीएसटीआर 1 जो यहाँ पे सिर्फ हमने 3B को कवर किया। यहाँ पे न्यू में जो हम कवर कर रहे हैं, यहाँ पे 3B को भी कवर कर रहे हैं और साथ में 1 को भी कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, फर्क समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी तो फिर जो है फिर जो है उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमें 3B और 1 दोनों की कैपिंग पर रिटर्न ही रहेगी कैपिंग। तो नील की रिटर्न है, ठीक है, नील की रिटर्न है, चाहे वो 3B है चाहे वो 1 है, तो वो ₹500 ही रहेगी। जैसे पहले ऊपर वाले केस में किया, ओल्ड वाले केस में किया, वैसे ही आगे के लिए रहेगी। ₹500 जो है उसकी मैक्सिमम कैपिंग लग जाएगी। और मिनिमम कैपिंग वो क्या रहेगी? वो जो हमारा मिल लगता है ₹20 पर डे, नील के केस में तो ₹20 पर डे, तो वो ही ₹20 पर डे लगेगी, मैक्सिमम ₹500 में रिड्यूस हो जाएगी। तो काफी ज्यादा अब जो है आगे बेनिफिट हो सकता है इसका।
तो अदर टैक्स पेयर में कौन कवर होंगे, जहां पे लाइबिलिटी बन रही है। अगर लाइबिलिटी बन रही है, ऊपर नील वाली थी, तो यहाँ पे अदर में कौन से आ जाएंगे, जहां पे लाइबिलिटी बन रही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, यहाँ पे हमने देखना है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर देखना है एक, तो पहली बात, ठीक है, पैन बेसिस पे देखेंगे एनुअली, ठीक है। और कब का देखेंगे, प्रीवियस ईयर का। ये नहीं है हम करंट ईयर के लेट फी भर रहे हैं तो करंट ईयर की टर्नओवर अभी तक जितनी हुई है उसको नहीं देखना, हमें लास्ट ईयर में जाना है, लास्ट ईयर की टर्नओवर देखनी है। लास्ट ईयर की हमारी टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ तक है। हम कौन से केस में फॉल करते हैं, हमारी क्या लास्ट ईयर की टर्नओवर है, 1.5 करोड़ पे आ रहे हैं हम, ठीक है। 1.5 से लेकर 5 करोड़ तक में आ रहे हैं, या हम 5 करोड़ से ऊपर आ रहे हैं। तो हमारे को 3 स्लैब बन गए यहाँ पे पिछली टर्नओवर में देखने को। अगर हम 1.5 करोड़ तक में आ रहे हैं तो हमारे को मैक्सिमम कैपिंग जो है 2000 पे लग जाएगी, 2000 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, 1000 पे सीजीएसटी, 1000 पे एसजीएसटी, राइट। और अगर हम 1.5 करोड़ से ऊपर हमारी टर्नओवर है और लेकिन 5 करोड़ तक है, तो हम सेकंड वाले स्लैब में आ गए, तो वहां पे मैक्सिमम कैपिंग हमारी लग जाएगी 5000 रुपए की, मतलब 2500 रुपए सीजीएसटी और 2500 रुपए एसजीएसटी, ठीक है। और 5 करोड़ से भी ऊपर थी हमारी लास्ट ईयर की टर्नओवर, 5 करोड़ से भी ऊपर थी, तो हमें फिर जो हमारी कैपिंग आज तक चलती आई थी 10,000 रुपए की, जहां पे 5000 सीजीएसटी और 5000 एसजीएसटी था, तो वो ही सेम रहेगी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। उस टैक्स पेयर के लिए मैक्सिमम कैपिंग में कोई चेंज नहीं है, जहां पे जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर थी, जो कि जैसे पहले उनके लिए जैसे पहला था वो वैसे ही अब है, उनके लिए कोई इसमें रियायत नहीं है, हम इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन जो छोटे हैं, या हम कहें मतलब जो 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर वाले हैं, उनको भी बेनिफिट होगा। कहाँ 10,000 से उनकी रिड्यूस होके 2000 पे आ गई, और जहां पे जो 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है, उनकी 10,000 से रिड्यूस होके 10,000 से रिड्यूस करके 5000 पे आ गई, तो उनके लिए भी आधी हो गई। और उनके लिए तो जो पहले वाले केसेस में थे उनके लिए तो 20% पे आ गई, तो बहुत बेनिफिट है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है, कोई भी एज अ कंसल्टेंट, एज अ नॉलेज जितनी इन चीजों की हो उतना अच्छा है, क्योंकि यार ये ना एवर ये आगे चलते ही रहना है। तो ये एक पर्टिकुलर वो है कि सेक्शन ने ये चीज कह दी, तो ये हमें तो इसमें कोई चेंज वाली बात नहीं है, ये बहुत रेयरली चेंज होता है। हमने पहले देखा था उसको रिड्यूस किया गया, फिर अब जाके जो उसमें चेंज आया, तो बहुत टाइम बाद होता है, तो ये छोटी छोटी चीजें तो याद होनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे अगली रिटर्न की, जीएसटीआर 4 कंपोजिशन टैक्स पेयर के केस में। वहां पे मैक्सिमम कैपिंग क्या है, 500 रुपए की, जबकि नील रिटर्न है। अगर नील की रिटर्न है तो वहां पे जीएसटीआर 4 की जो है वो रहेगी, क्या रहेगी, 500 रुपए। अदरवाइज क्या रहेगी, 2000 रुपए। 2000 यहाँ पे क्यों है, क्योंकि वो 1.5 करोड़ तक वाली टर्नओवर के लिए था ना, 1.5 करोड़ तक की, तो यहाँ पे कंपोजिशन वाले तो 1.5 करोड़ तक में ही होंगे, तो उसके लिए इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे अदर के केसेस में सीधा सीधा 2000 रुपए ही डाल दिया, ठीक है। इसके पीछे हमें रीजन भी अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1.5 करोड़ तक ही होंगे कंपोजिशन वाले, तो वहां पे जो है 2000 की ही मैक्सिमम कैपिंग उनपे लगनी है। अगली रिटर्न जीएसटीआर 7 किसकी होती है, टीडीएस वालों के लिए। टीडीएस डिडक्टर के केस में वो कौन क्या भरते हैं, वो जीएसटीआर 7 उनको फाइल करनी होती है। तो वहां पे रिड्यूस कर दी उनकी जो है 50 रुपए पर डे, 25 रुपए सीजीएसटी, 25 रुपए एसजीएसटी। इसमें जो चेंज है ये वाला, हम अगर हम बात करें जो अभी हम स्टार्टिंग में कवर कर रहे थे कि हमारे को जो पर डे वाली कैपिंग में चेंज नहीं आया, हमें चेंज आया है मैक्सिमम वाली कैपिंग में। लेकिन यहाँ पे टीडीएस डिडक्टर के केस में यहाँ पे पर डे वाली कैपिंग जो है 50 रुपए पर डे कर दी गई है, 50 रुपए पर डे। मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी कर दी, 2000 रुपए, 1000 रुपए सीजीएसटी और 1000 रुपए एसजीएसटी कर दी गई है। The above proposal to be made applicable from the prospective tax period, आगे के टैक्स पीरियड में। ऑब्वियसली हमने देखा एमनेस्टी स्कीम दी गई है अप्रैल तक, तो ये आगे के लिए होगी, ठीक है। वैसे भी अंडरस्टूड है, फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए डाल दिया, तो बहुत बढ़िया। तो हमें अभी तक में कोई, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कभी भी इसमें ड्यूरिंग द वीडियो कोई भी आपको दिक्कत लगे, आप नोट डाउन कीजिए, कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए, या फिर आप मेल कर सकते हैं taxgupshup@gmail.com पे आप मेल कर दीजिए, तो आपको इसका रिवर्ट जो है मिल जाएगा। फर्दर नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जहां पे in addition to the relief measure already provided by notification issued on 1 फर्स्ट जो कि नोटिफिकेशन आई थी 1 मई 2021 को, नोटिफिकेशन नंबर 7/2021 से लेकर जो हमने नोटिफिकेशन कवर अप करी थी, नोटिफिकेशन नंबर 14/2021, ठीक है। ये 7 नोटिफिकेशन हमने डिस्कस करी थी ना, तो ये उन नोटिफिकेशन की बात कर रहा है कि उस नोटिफिकेशन के अलावा फर्दर रिलैक्सेशन दी जा रही है। और वो क्या क्या रिलैक्सेशन है फर्दर, उसके एड ऑन में, वो नोटिफिकेशन भी यही सब बातें करती थी, उसके एड ऑन में फर्दर क्या क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं,
आइए डिस्कस करते हैं। मार्च और अप्रैल मंथ की बात करें, मार्च और अप्रैल में पहले सबसे पहले बात करिए इंटरेस्ट रेट की। नील इंटरेस्ट रेट लगेगा पहले 15 दिन के केस में, पहले 15 दिन में नील रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। 3B जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे। हमें पता है कि नेट टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लगता है, ये तो फाइनलाइज है। इस पे भी दिया गया है, इस पे भी डाल दिया गया है कि नेट टैक्स लायबिलिटी पे, अभी हम देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। 3B पे चाहे हम 3B फाइल कर रहे हैं, चाहे हम PMT 06 चालान के थ्रू पे कर रहे हैं, तो वहां पे पहले 15 दिन के लिए जो है कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। उसके बाद फर्दर जो है उसको 18% की जगह 9% लगेगा देयर आफ्टर फॉर द फर्दर 45 डेज एंड 30 डेज फॉर द मार्च एंड अप्रैल रिस्पेक्टिवली। मार्च का पीरियड है तो अगले 45 दिन के लिए जो है 9% इंटरेस्ट लगेगा, और अगर अप्रैल मंथ की बात कर रहे हैं तो अगले 30 दिन के लिए जो है 9% का इंटरेस्ट लगेगा। इसको हम समराइज करेंगे, आराम से समराइज करेंगे, पहले इसको जो समझना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे लेट फी की। मार्च, और अभी हम जो बात कर रहे हैं मार्च मंथ की, और हम अप्रैल मंथ की कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब वेवर ऑफ लेट फी जीएसटीआर 3B की मार्च मंथ की हो या फिर क्वार्टर एंडेड मार्च 2021, मंथ ऑफ मार्च की हो, चाहे क्वार्टरली मोड है तो क्वार्टर एंडेड मार्च की, चाहे वो अप्रैल मंथ की बात कर रहा हो। अभी हम जो बात कर रहे हैं, अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं? वेवर ऑफ लेट फी की। अभी तक हमने जो बात करी थी वो इंटरेस्ट की करी थी, पॉइंट नंबर 1 में, आई में, अगर हम इसको फर्स्ट में, और पॉइंट नंबर सेकंड में अब हम जो बात कर रहे हैं वो लेट फी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पॉइंट एक एक चीजें ध्यान रखना जरूरी है। लेट फी 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च या फिर क्वार्टर एंडेड मार्च, तो वहां पे हम मार्च मंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अप्रैल में, तो ऐसे में पहले 60 दिन या 45 दिन, मार्च मंथ के लिए 60 दिन और अप्रैल मंथ के लिए 45 दिन। तो यहाँ पे इसमें जो है क्या चेंज है, फ्रॉम द ड्यू डेट से लेकर जो है लेट फी वेव हो जाएगी, मार्च मंथ की 60 दिन की, और अप्रैल मंथ की 45 दिन की लेट फी। और लेट फी अब 60 दिन और 45 दिन जो है वो ड्यू डेट से, जो एक्चुअल ड्यू डेट हमारे एज द केस में भी जो ड्यू डेट फॉल करेगी, वहां से जो है 60 दिन का टाइम शुरू होगा, यहाँ वहां से कहें हम तो 45 दिन का टाइम हमारा शुरू होगा, ठीक है। फिर दोबारा हम इंटरेस्ट पे आते हैं कि इंटरेस्ट, अब हम इंटरेस्ट की हमने बात करी तो थी, फिर दोबारा क्यों कर रहे हैं? अब जो हम बात कर रहे हैं वो कंपोजिशन के लिए कर रहे हैं। कंपोजिशन डीलर को जो पेमेंट करनी है वहां पे उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। पहले 15 दिन का जो इंटरेस्ट रहेगा उनका CMP 08 का फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 2021, ठीक है। तो ऐसे केसेस में उसका क्या रहेगा? नील रेटेड। पहले 15 दिन का जो इंटरेस्ट रहेगा वो नील रहेगा, और उसके बाद जो है फर्दर 45 डेज का क्या रहेगा? 9%, ठीक है। उसके बाद 18% नॉर्मली, उसके बाद जो है 18% रहेगा। पहले 15 दिन जो है 0, अगले 45 दिन 9%, और उसके बाद जो अगर हम कहें उसके बाद जाके उसका जो है 18% नॉर्मल जो लगता है। अब हमने अभी तक हमने बात करी मार्च और अप्रैल की। अब हम अगले महीने में आते हैं मई 2021, ठीक है। मई 2021 की बात करेंगे, जो मंथ चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में है, ठीक है। ये अब हम इस मंथ की बात करेंगे, या पहले हम इंटरेस्ट की बात करेंगे फिर हम लेट फी की बात करेंगे, जैसे हमने पिछले में करी है, ठीक है। पिछले में 3 पॉइंट थे, क्योंकि पिछले में जो है मार्च में कंपोजिशन डीलर भी कवर करना था, इसलिए थर्ड पॉइंट में, क्योंकि मार्च मंथ में उसकी क्वार्टरली जानी थी रिटर्न, तो ऐसे केसेस में उसको थर्ड पॉइंट में कवर कर दिया। यहाँ पे मई मंथ की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पे जो है इंटरेस्ट और लेट फी की बात होगी। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं इंटरेस्ट कितना रहेगा। नील जो है इंटरेस्ट लगेगा फॉर द फर्स्ट 15 डेज, पहले 15 दिन के लिए नील रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? हम बात कर रहे हैं 3B की और PMT 06 चालान की। उसके बाद 15 दिन के लिए, नेक्स्ट 15 दिन के लिए 9% का रहेगा, राइट। अब लेट फी की वेवर की बात करें तो 3B जो फाइल करेंगे मंथली, उसका जो है फॉर द नेक्स्ट 30 डेज मंथली, जो हमारी 3B, अगर मई मंथ में बात कर रहे हैं हम 3B की, तो मंथली वाला केस हो गया। तो मंथली उसकी जो 30 दिन की जो है लेट फी जो है फ्रॉम द ड्यू डेट, कहाँ से 30 दिन काउंट होंगे? 30 दिन की लेट फी जो है नहीं लगेगी 3B की। यहाँ पे बात हो रही है 3B की, तो ये भी ध्यान रखना है। हम 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3B कवर हो रहा है, 1 कवर हो रहा है, कौन सा फॉर्म कवर हो रहा है जानना बहुत जरूरी है। अब आते हैं फॉर द लास्ट टैक्सपेयर जिसकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ थी, ठीक है। अभी तक हमने जो बात करी थी वो किसकी करी थी? अभी तक हमने बात करी थी यहाँ पे लेस देन अप टू 5 करोड़ वाले केसेस की, ठीक है। एक एक चीज बहुत जरूरी है। पॉइंट ए था लास्ट टैक्सपेयर के लिए, पॉइंट बी है बड़े एसएससी के लिए। बड़े एसएससी कहें तो हम मोर देन
अब मोर देन 5 करोड़ के लिए हमारा केस मोर देन 5 करोड़ में है, तो हमें पॉइंट बी का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, 9%। तो बड़े एसएससीज हैं तो इनको रियायत कम होगी, ऐसे इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। बड़े एसएससीज हैं तो इनको जो है रियायत, चाहे हम कहें लेट फी में, चाहे हम कहें इंटरेस्ट में, क्योंकि बड़े एसएससीज हैं तो इनको, इनके पास उस तरीके से इक्विपमेंट होंगे, उस तरीके से उनको उनका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा कि उस तरीके से वो अपने उनके पास उतनी मैन पावर होगी, वो अपने कंप्लायंसेस को कवर कर सके। तो इसलिए उनको टाइम पीरियड कम दिया जाता है। उनको इंटरेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है उस पे जो है इंटरेस्ट भी अच्छा मिलना है, तो उसका इंटरेस्ट का लॉस कम हो, इसलिए उनको रियायत कम दी जाती है। इस तरीके से लॉजिकल ध्यान रखेंगे, छोटे एसएससी के लिए टाइम पीरियड ज्यादा होगा, लेट फी का भी टाइम पीरियड ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा, सॉरी इंटरेस्ट रेट भी कम होगा लंबे टाइम तक। यहाँ पे जो है उल्टा होगा, वाइस वर्सा होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% फॉर द फर्स्ट 15 डेज, किसमें, 3B में, ठीक है, मई मंथ में। मतलब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, यहाँ पे नील नहीं है, यहाँ पे मोर देन 5 करोड़ है तो 9% की रियायत तो मिल जाएगी, लेकिन जीरो नहीं होगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है पहले 15 दिन का ले जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे पहले से जो रेट लगेगा वो आधा रेट लगेगा, 9% लगेगा पहले 15 दिन के लिए, उसके बाद फिर वही 18% पे लगना शुरू हो जाएगा। अब हम लेट फी की बात करें तो वेवर कितना होगा इसमें, 15 दिन का। ऊपर जैसे हमने देखा कि 30 दिन का वेवर था लेट फी में, यहाँ पे जो है 15 दिन का लेट फी, और रीजन हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया, अभी डिस्कस किया। अब हम पार्ट सी में आते हैं। अभी हमने ए और बी में देखा टर्नओवर के हिसाब से मोर देन 5 करोड़ और लेस देन 5 करोड़। अब पार्ट सी में हम डिस्कस करते हैं सर्टेन अदर कोविड-19 रिलेटेड रिलैक्सेशन। और कौन कौन सी रिलैक्सेशन है, अभी तक हमने बात करी थी 3B की, ठीक है, 3B की बात करी, उसके अलावा हमने कौन कौन सी बात करी, PMT 06 की, CMP 08 की, ठीक है, कंपोजिशन वाले QRMP की बात करी। अब हम जो बात कर रहे हैं वो GSTR 1 IFF के बारे में बात करेंगे, पॉइंट नंबर 1 में। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर GSTR 1 IFF फॉर द मंथ ऑफ मई 2021। अभी तक हम मई, ऊपर वाले स्टेप में भी हमने मई की बात करी, यहाँ पे अब हम मई की बात ही कर रहे हैं। मई की GSTR 1 और IFF की बात कर रहे हैं, वहां पे 15 दिन की एक्सटेंशन, ठीक है, 15 दिन की एक्सटेंशन। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ GSTR 4 कंपोजिशन डीलर के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, पूरे साल की जो इनकी GSTR 4 जानी है कंपोजिशन की, उसको फिर फर्दर बढ़ा के 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया, ठीक है, 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया। एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ITC 04, ठीक है, अगली एक्सटेंशन, क्योंकि हमने ये सारी देखी थी, इनका पीरियड बढ़ गया था। इनका पीरियड हमने नोटिफिकेशन जो कवर अप करी थी पहले, वो 1 मई वाली नोटिफिकेशन सारी हमने कवर अप करी हुई है, उसमें जो हमने टाइम पीरियड एक्सटेंडेड देखा था उसको फर्दर और बढ़ा दिया। हमने देखा ना जीएसटीआर इसका 4 का बढ़ा दिया, 31 जुलाई तक कर दिया। आईटीसी 04, ठीक है, क्वार्टर एंडेड मार्च का 30 जून 2021 तक इसको एक्सटेंड कर दिया। अब जो क्यूमुलेटिव जो रूल 36(4) की जो रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है, 5% वाली, उसको जो है पहले अप्रैल और मई का किया था कि अप्रैल और मई में क्यूमुलेटिव जो है इसका ले लेना रूल 36(4) का। अब इसको इसमें जून भी ऐड कर दिया, तो पहला क्वार्टर पूरा कवर हो गया। तो पहला का पूरा क्वार्टर का इफेक्ट जो है जून 2021 मंथ में हम ले लेंगे, राइट। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले अप्रैल मई का 2 मंथ का क्यूमुलेटिव बात करी थी उन नोटिफिकेशन में, ठीक है, 1 मई 2021 वाली में। अब इसमें जून को भी ऐड कर दिया, तो 3 महीने हो गए, 3 महीने का क्यूमुलेटिव जो है हम ले लेंगे। अलाउइंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय ईवीसी, ईवीसी मोड में हमने देखा था कि कंपनी को ऑथराइज कर दिया था, इसकी डेट फर्दर एक्सटेंड कर दी 31 अगस्त 2021 तक, इसकी डेट बढ़ा दी है कि जो कंपनी के केस में डीएससी की प्रॉब्लम आती थी कि जो है डीएससी अवेलेबल नहीं होता था, उसके लिए डेट बढ़ा दी थी, अब इसकी फर्दर बढ़ा दी है 31 अगस्त तक। अब इसमें सेक्शन 168A में, जो 168A जो कि कई एक्शंस की बात करता था, चाहे वो अथॉरिटी को लेने हो चाहे वो पर्संस को लेने हो, इसको भी हमने जो है सेपरेट वीडियो में कवर किया है कि अथॉरिटी के एक्शंस और पर्संस के एक्शन एज अ टैक्स पेयर के एक्शन क्या होंगे। तो वो जो एक्शंस जो कि 15 अप्रैल से लेकर 29 जून तक के पीरियड में कवर होंगे, इसको जो है बढ़ा के जो है कर दिया 30 जून 2021, ठीक है। इस पीरियड के अंदर जो उनसे भी एक्शन लेने होंगे, चाहे वो डिपार्टमेंट ने लेने हैं चाहे वो टैक्स पेयर ने लेने हैं, तो वो 30 जून 2021 तक ले सकता है। यहाँ पे ये भी लिखा गया है वेयर द टाइम लिमिट फॉर द एक्शंस हैज बीन एक्सटेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो वो वाला अवेल होगा। अगर वो कुछ अगर कोई एक्शंस का जो है टाइम पीरियड सुप्रीम कोर्ट ने टाइम पीरियड एक्सटेंड किया है, तो वो वाला यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो नहीं माना जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइम पीरियड एक्सटेंड किया है, तो वो वाला टाइम पीरियड वहां पे माना जाएगा, राइट। इसके बाद एनुअल रिटर्न, ठीक है, एनुअल रिटर्न के बारे में फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो एनुअल रिटर्न अब जानी है उसके बारे में।
ठीक है, इसके बारे में क्या कहा गया, इसके लिए सेक्शन 35 सेक्शन 34 में अमेंडमेंट करी गई। 35(5) हमें बताता है कि किस तरीके से हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बना, वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है। सेक्शन 44 हमारा एनुअल रिटर्न का सेक्शन है हमारा, तो उसमें जो अमेंडमेंट करी गई और कहाँ पे, फाइनेंस एक्ट 2021 में, टू बी नोटिफाई, उसको नोटिफाई करिए जाएगा। उसमें क्या था, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 9C की जो है, पहले क्या था, सीए सर्टिफिकेशन करनी पड़ती थी, ठीक है, जीएसटी और जीएसटी ऑडिट होती थी। अब जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन, टैक्स पेयर जो है सर्टिफाई कर देगा, ठीक है, वही चल जाएगा, ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट सर्टिफाइड बाय द सीए, पहले सीए से सर्टिफाई कराना पड़ता था, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 2021 से जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन से भी जो है हमारा काम चल जाएगा। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को, जीएसटीआर 9C को जो है हमें सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे हो जाएगा। दिस इज अप्लाइड फॉर एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है, 2021 से शुरू होगा। अब बात करें अगर जीएसटीआर 9 और 9A, वो जो है ऑप्शनल रहेगी 2 करोड़ तक की टर्नओवर पे, ठीक है, ये तो है ही है, 2 करोड़ के तक की टर्नओवर पे ऑप्शनल है, उसके बाद वो मैंडेटरी हो जाएगी। बात करें 9C की, तो 9C में जो है वो टर्नओवर अबव 5 करोड़ के केस में जो है मैंडेटरी हो जाएगी, ठीक है ना। ये केसेस हमें पता ही है वैसे, लेकिन बढ़िया है हमारा, हमें ये जो है, ये वाला हमारा ऑप्शनल रहेगा, ये ऑप्शनल यहाँ लिखा हुआ है, और ये वाला हमारा मैंडेटरी हो जाएगा। यहाँ पे अबव 5 करोड़ है और ये है अप टू 2 करोड़, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप जो है मेंशन जरूर करना। रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन सेक्शन 15, सेक्शन 50 किसका था, इंटरेस्ट का, ठीक है, इंटरेस्ट का, जिसके लिए बहुत सारे विवाद हुए। इंटरेस्ट जो है डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं जी ग्रॉस लाइबिलिटी पे लगेगा, उसको जैसे तैसे बड़ा बाद में सेटल हुआ कि वो नेट कैश लाइबिलिटी पे ही इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, ये भी नोटिफाई हो जाएगा। तो ये फाइनल हो चुका है कि नेट टैक्स लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट लगना है। तो ये बाद में लास्ट में ये कह दिया, रिकमेंडेशन अमेंडमेंट इन सर्टेन प्रोविजन, और बाकी चीजें सर्टेन प्रोविजन जीएसटीआर 1 और 3B के रिगार्डिंग जो है जो वो सिस्टम है वो सेम रहेगा, उसके रिगार्डिंग जो है सेक्शंस में चेंज किया जाएगा। ये सब बातें लिख दी लास्ट में, सेम वुड बी गिवन इफेक्ट थ्रू रेलेवेंट सर्कुलर। इसके लिए जो हमने डिस्कशन करी, इसके लिए जो है नोटिफिकेशन और सर्कुलर जो है इशू हो जाएंगे, और कौन सी डेट से इफेक्ट में आएंगे वो जो है उसमें मेंशन हो जाएंगे, ये तो हमें पता ही है। तो आज की जो हमने डिस्कशन करी, काफी लंबी डिस्कशन है, इसमें जो पॉइंट, अब हम इसको समराइज करते हैं कि हमने मई में कितनी होगी, इंटरेस्ट कब होगा, उसमें बाकी जो दूसरा केस बनेगा उसमें लेट फी कैसे होगी, मंथ वाइज मंथ देखते हैं कि कौन से मंथ में किस तरीके से हमारा लेट फी और इंटरेस्ट बनना है, और वो कितना कितना बनना है। तो इसके लिए अगर हम बात करें मार्च मंथ की, मार्च मंथ में उनकी बात करें जिनकी टर्नओवर जो है ग्रेटर देन 5 करोड़ है, तो उसकी ड्यू डेट क्या बनती है हमारी, 20 अप्रैल ड्यू डेट हो गई, ठीक है, 20 अप्रैल ड्यू डेट हो गई। तो उसमें बड़ा एसएससी है, जैसे अभी हमने याद किया था कि बड़ा एसएससी है तो उसको जो है उसके उसकी जीरो नहीं होगी, ठीक है, टर्नओवर ग्रेटर देन है तो बड़ा एसएससी है, तो उसके 15 दिन पहले 15 दिन पे 9% ब्याज लगेगा, उसके बाद हमेशा उसका कितना लगना है, 18%। पहले हम इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं सबकी, बाद में हम लेट फी की बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं छोटे एसएससी की, जिसकी टर्नओवर अप टू, ठीक है, छोटे हमने इसको छोटा नाम दे दिया, अप टू 5 करोड़ वाला। इसकी टर्नओवर इसने मंथली मोड ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है, क्यूआरएमपी में नहीं है तो 20 तारीख की रहेगी, राइट। तो इसका लेकिन टर्नओवर कम है, इसका इंटरेस्ट जो है पहले जो है नील रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट 45 डेज जो है इसका 9% रहेगा, और उसके बाद नॉर्मल जो लगना था 18% वही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अप्रैल मंथ की, अप्रैल मंथ में अप्रैल 2021, यही दोनों केसेस, ग्रेटर देन बड़ा एसएससी छोटा एसएससी, ठीक है। पहले हम बड़े एसएससी की बात करें तो इसकी ड्यू डेट एज पर लॉ जो हमारी फॉल करती है 20 मई, तो यहाँ पे हम पहले स्टार्टिंग से ही जो है इंटरेस्ट तो लगेगा, जीरो तो होगा नहीं, तो 9% लगेगा, उसके बाद फिर फर्दर 18% ही लगेगा, जैसे ऊपर था सेम वही है, ठीक है। अब छोटे एसएससी की बात करें, ठीक है, लेकिन उसने जो है क्वार्टरली मंथली मोड ऑप्ट किया है, तो मंथली मोड है, तो ऐसे केसेस में उसका जो है पहले, लेकिन टर्नओवर छोटा एसएससी है, पहले जो है नील, उसके बाद 9% 30 दिन के लिए, अगले 30 दिन के लिए, ऊपर 45 दिन के था, यहाँ पे 30 दिन का है, तो ये डेज भी याद रखने हैं। उसके बाद 18%, ठीक है। इसमें अब अगले मंथ की बात करें, मई 2021, मई 2021 में क्या चेंज है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन बड़ा एसएससी है, बड़ा एसएससी है तो 20 जून एज पर एक्ट फॉल करता है, फिर वैसे ही वही जो रीजन वही है कि जीरो नहीं होगा, रिड्यूस लगेगा 9%, उसके बाद जो है वही 18%। उसके बाद छोटा एसएससी है तो ओरिजिनल ड्यू डेट वही 20 जून 2021, ठीक है। इसके बाद इसको जो है स्टार्टिंग का बेनिफिट मिल जाएगा, पहले पहले 15 दिन का बेनिफिट मिल जाएगा, उसके बाद जो है 9% नेक्स्ट 15 डेज, और उसके बाद 18%, ठीक है। ये बात हो गई, हमने कर दी इंटरेस्ट की बात, मार्च अप्रैल मई तीनों मंथ की बात। अब हम लेट फी देख देते हैं। अगर हम मार्च की बात करें तो लेट फी क्या रहेगी,
लेट फी वेव कब तक होगी, लेट फी वेवर ऑफ लेट फी टिल, कब तक लेट फी होगी, अप टू 15 डेज। ड्यू डेट जो बनती है उसकी ड्यू डेट यहाँ पे मेंशन ही है, ठीक है। ड्यू डेट जो ओरिजिनल ड्यू डेट होती है मार्च के मंथ में 15 दिन तक एक्सटेंड हो जाएगी। कौन से एसएससी की, बड़े वाले एसएससी की। बड़े और छोटे हमने दो पार्ट कर दिए जी। अब बड़े एसएससी की बात कर रहे हैं तो 15 दिन का वेवर कम टाइम पीरियड मिलेगा। छोटा एसएससी है तो 60 दिन का वेवर मिलेगा, ज्यादा वेवर मिलेगा, छोटा एसएससी है बेचारा। अप्रैल मंथ की बात करें तो यहाँ पे भी वही बात है कि बड़ा एसएससी को 15 दिन की रियायत, और अप्रैल मंथ में, ठीक है, वो 45 दिन की। यहाँ 60 दिन की थी मार्च मंथ में, ठीक है ना। कोविड का सिनेरियो शुरू हुआ था वहां पे, सारी चीजें रीजनिंग जरूर ध्यान रखना है कि रीजनिंग क्या हो सकती है इसके पीरियड, ठीक है। तो कोविड के हिसाब से हमारी डेट एक्सटेंशन किस तरीके से पीछे हुई थी, हमने सारी डिस्कशन करी हुई है चैनल पे। तो वो सारी चीजें ध्यान में है तो आगे उस तरीके से आराम से रिकॉल होगी। तो यहाँ पे 45 दिन का, ऊपर 60 दिन का था, यहाँ 45 दिन का। अब मई की बात करें तो बड़ा एसएससी है तो वही इसको टाइम पीरियड कम देना है, वही 15 दिन, ऊपर भी 15-15 दिन दिया था, ठीक है। बड़ा एसएससी है तो उसके सीधा 15 दिन की रियायत है, चाहे वो मार्च महीना है, चाहे वो अप्रैल महीना है, चाहे वो मई महीना है। 5 करोड़ से ऊपर वाले के लिए तो 15-15 दिन की लेट फी माफ करी है। बाकी मार्च महीने में जो छोटा एसएससी थी उसकी 60 दिन, ठीक है। अप्रैल मंथ की 45 दिन, और अगर मई की मंथ की बात करें तो वहां पे 30 दिन, ठीक है। यहाँ पे 15-15 दिन जो है कम करें, लेकिन काफी टाइम है। अब बात करें क्यूआरएमपी स्कीम वाले के लिए, ठीक है। क्यूआरएमपी स्कीम जीएसटीआर 3B क्वार्टरली जिसकी थी, ऐसे में उसकी क्यूआरएमपी स्कीम की जिसने ऑप्ट करी थी उसके मंथ, उसके लिए बात करेंगे मार्च मंथ की, ठीक है। जीएसटीआर 3B क्वार्टरली 3B की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्वार्टरली वाले के लिए ड्यू डेट क्या रहेगी, 22 और 24 एज द केस में भी। कैटेगरी 1 स्टेट में है तो 22 तारीख, कैटेगरी 2 स्टेट में है तो 24 तारीख, ठीक है। और इसके अब हम पहले इंटरेस्ट को ही कवर कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया है। तो पैच ये जो है क्वार्टरली वाला है, यहाँ पे पहले 15 दिन तो है कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अगले 15 दिन के लिए जो है वहां पे 9% का, अगले 15 दिन नहीं, यहाँ पे 45 दिन के लिए 9% लगेगा, उसके बाद जो है 18% लगेगा। अप्रैल मंथ की बात करें तो जीएसटी पीएमटी 06 फाइल करना है। अब अप्रैल मंथ में फाइल करना है ना। अब यहाँ पे क्वार्टरली 3B तो जाएगा नहीं, यहाँ पे क्या जाना है, अप्रैल मंथ की, पर्टिकुलर मंथ का एक क्वार्टर है तो पीएमटी 06 से हमारी पेमेंट होगी। पीएमटी 06 में अब हमारी उसकी ड्यू डेट क्या है, 25 मई रहती है, ठीक है ना। पीएमटी 06 की तारीख क्या रहती है, अगले महीने की 25 तारीख, तो ओरिजिनल ड्यू डेट 25 मई 2021। तो और इंटरेस्ट क्या रहेगा उसी तरीके का। छोटा एसएससी है, ऑब्वियसली छोटा एसएससी है तभी क्यूआरएमपी में आया है। हमने 5 करोड़ को दो पार्ट में कर दिया था ना, 5 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ से नीचे, ठीक है। क्यूआरएमपी तो ले छोटा एसएससी सकता है, बड़ा तो ले ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट का इसलिए जो है हर एक में पहले 15 दिन तो हर एक में इंटरेस्ट नहीं लग रहा। चाहे हमने मार्च मंथ में देखा वहां पे भी पहले 15 दिन कुछ नहीं लगा, हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे भी कुछ नहीं लगा, अप्रैल में, मई में भी कुछ नहीं लगेगा। पहले 15 दिन के लिए रियायत, यहाँ पे चेंज आता है कि नेक्स्ट अगले 15 दिन के लिए, अगले कितने टाइम के लिए 9% लग रहा है। तो मार्च मंथ की बात करें तो नेक्स्ट 30 डेज के लिए 9% था। अप्रैल मंथ की बात करें तो रिड्यूस रेट 9% जो है अगले 30 दिन के लिए है, उसके बाद वही 18% है। और अगर हम मई मंथ की बात करते हैं तो वहां पे जो 9% है वो अगले 15 दिन के लिए, ठीक है ना। ऊपर जैसे हमने लेट फी का देखा था ना, वहां पे पीरियड रिड्यूस हो जा रहा था, छोटे एसएससी का लेट फी का पीरियड कम हो जा रहा था। तो ऐसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट में जो है पे 45 से, यहाँ से अगर इसको हम वो करें, कंपेयर करें तो यहाँ पे 45 से जो है यहाँ पे इसका वो जो है टाइम पीरियड जो है कम होता गया। कैसे कैसे कम होता गया, यहाँ से जो है उसका 45 से घट के वो हो गया जो है 30 हो गया, और 30 के बाद जो है 45 से 30 हो गया, और 30 से फिर वो 15 हो गया, ठीक है। तो आप मई मंथ की बात करें तो पीएमटी 06 25 जून 2021 ओरिजिनल ड्यू डेट, तो यहाँ पे भी इसका 9% रेट हो जाएगा, उसके बाद जो है 18% नॉर्मल रेट के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो है इसको, ये जो है चेंजेस। अब इसकी अगर हम लेट फी की बात करें तो इसकी जो लेट फी का वेवर रहेगा, ठीक है, लेट फी का वेवर हम बात कर रहे हैं तो रिटर्न जो है 3B ही जानी है। तो 3B में अप टू 60 दिन यहाँ पे जो है लेट फी को बढ़ा दिए थे। अप्रैल और मई में क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अप्रैल और मई में 3B जानी ही नहीं है, ठीक है ना। इसकी तो क्वार्टरली जाएगी, तो ना अप्रैल में जाएगी और ना ही मई में जाएगी, इसलिए लेट फी का जब रिटर्न ही नहीं जानी 3B, तो लेट फी की तो कोई बात होगी नहीं ऑब्वियसली। तो इसको हमें समराइज फॉर्म में भी समझना बहुत जरूरी था। जो हमने डिस्कशन करी, जो हमने डिटेल में डिस्कशन करी, उसको समराइज फॉर्म में याद रखना बहुत जरूरी है। इस तरीके से याद रहेगा हमें कि कितने कितने टाइम स्लॉट के अंदर कितना कितना पीरियड किस तरीके से रिड्यूस हो रहा है। इंटरेस्ट का भी अगर 9% का रेट है तो वो कितने दिन के लिए है, तो वो भी मंथ पे डिपेंड करेगा कि मार्च मंथ का है तो फिर वो अगले 45 दिन, मई अप्रैल मंथ का है तो अगले 30 दिन,
फिर उसके बाद मई मंथ का है, क्योंकि वो रिड्यूस होता रहेगा ना पीरियड, ऊपर भी देखा हमने पीरियड रिड्यूस हो रहा है, नीचे भी पीरियड रिड्यूस हो रहा है। तो ये चीजें बहुत ध्यान में, केस टू केस, क्योंकि हर केस का अलग अमाउंट निकल के आएगा। हर केस का लेट फी का बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, अमाउंट अलग निकल के आएगा। रीजनिंग ये है कि क्योंकि रेट डिफर है, अगर इंटरेस्ट का करें तो उसका रेट डिफर हो रहा है अमाउंट वाइज और डेज वाइज, ठीक है। और लेट फी की बात करें तो वहां पे भी उसका टेन्योर के हिसाब से जो है लेट फी लग रही है, ठीक है। अगर आपने डिटेल में समझा है तो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई इश्यू हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, आपका या फिर आप मेल कर दीजिए, मेल करेंगे तो भी आपको रिवर्ट उसमें मिल जाएगा कि किस तरीके से इसमें कौन से केस में, अगर आपका कोई पर्टिकुलर केस है उसमें इवैल्यूएट करना है तो आप अपना केस जो है डिटेल में हमें मेल कर दीजिए। उस डिटेल, उस केस के हिसाब से जो है जो भी इंटरेस्ट लेट फी बनेगा वो हम आपको इसको रिवर्ट कर देंगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।